नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और रविवार को हम 9 बजे के बजाय 5 बजे ही आते हैं। वैसे ये प्रोग्राम हम जो है 9 बजे फिर लगाएंगे एडिट करके। लेकिन आज की जो खबरें हैं उसमें सबसे बुरी खबर मैं बोलूँगा कि हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है, वहाँ भारी भीड़ थी, भगदड़ मची, कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हैं। हालांकि राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान लौट आए हैं। मालदीव में 26 तारीख को थे। उसके बाद तमिलनाडु गए हुए हैं और तमिलनाडु में 2 दिवसीय दौरा है उनका। वहाँ ऐतिहासिक गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई समारोह है, वहाँ जहाँ वो शामिल हुए और सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम, चोल वंश के जो राजा थे, सम्राट थे, उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। और चोल वंश के लिए, चोल जो साम्राज्य था उसको लेकर के बहुत कुछ बातें कही उन्होंने। और उन्होंने कहा वहां मंदिर में भाग लेते हुए कि मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री एलिया राजा का संगीत और मंत्रोच्चार, या आध्यात्मिक अनुभव मन को भाव विभोर कर देता है। वहां उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। दुनिया ने देखा कि अगर उनकी संप्रभुता पर हमला होता है तो कैसे भारत जवाब देता है, और इसने पूरे देश में आत्मविश्वास पैदा किया है। उन्होंने अपना चिरपरिचित वाक्य भी दोहराया जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि अगर कोई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पे हमला करता है तो भारत उसे उसी भाषा में जवाब देता है। और इस ऑपरेशन के बाद यह साफ कर दिया है कि भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं। मोदी जी किस तरीके से बोल रहे हैं, विजयोत्सव और ये तमाम। और आप जानते ही हैं कि संसद जो है कई दिन ठप रही। कल मंडे है, मंडे को देखिए क्या होता है। हालांकि 28 तारीख को वहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा होगी, 16 घंटे की चर्चा है। फिर परसों जो है राज्यसभा में चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर को लेकर के भी संसद में हंगामा चल रहा है, संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि कल 28 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होगी उस पर, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये क्षमा करेंगे, जो एसआईआर को लेकर के बात हो रही है उसको लेकर के। एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर बात होगी। और लेकिन आज कई सारे वीडियोज है, और वीडियो इसलिए कि सुबह भी मैंने बात की थी भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा इशू अब रहा नहीं, ऐसा लगता नहीं कि कोई भ्रष्टाचार बड़ा इशू। बिहार में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कैग ने वहां भी आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भी आरोप लगा है, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आदमी जो है, सब लोग जो है लगे हुए हैं किस तरीके से देश जो है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसमें तो कहीं पता ही नहीं चलता। कुछ वीडियोज मैं सुनाता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी हैं, एक और साथी जुड़ेंगे, और पहले मैं उनको जोड़ ही लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। देखिए हमारे साथ 2 साथी हैं। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल भाई, नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ, आप नमस्कार जानते हैं सर। विश्लेषक है और बहुत बढ़िया इतिहास भूगोल सबकी जानकारी है, राजनीति की समझ है उनके पास। और हमारे साथ है सुनील जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, लगातार 2 सालों से उनको सुनते आ रहे हैं। शायद ही कोई दिन है जब सुनील जी नहीं होते। और सुनील जी शहर में हो या बात करने की पोजीशन में हो और द नागरिक पे नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। सुनील जी को कोई ढूंढना हो तो नागरिक पे ढूंढ लीजिए, सुनील जी वहां पे हैं क्या, बोले हाँ है, बोले तब सही है। मतलब सुनील जी की पहचान जो है वो नागरिक से जुड़ गई है ना। नागरिकता प्राप्त है। बिल्कुल नागरिकता प्राप्त है। और
जो सुनील जी की वजह से जो नागरिक को सम्मान मिला है, या कहिए जो पहचान मिली है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमारे कई साथी जो राइट हैंड साइड कमेंट बॉक्स में है, जिसमें हमारे लक्ष्मी अय्यर जी हैं, हसनैन खान साहब हैं, और हमारे साथ बरसाती लाल जी हैं। बरसाती लाल जी नमस्कार। बरसाती लाल जी भी जमाने से हमारे साथ चले आ रहे हैं। जसलीन जी हैं, मनमोहन कौर जी हैं, जो हालांकि आजकल पता नहीं वो आते नहीं है लाइव में। और हमारे साथ जो है और हमारे साथी हैं। तो मैं पहले सुनील जी कुछ वीडियो दिखाता हूँ, देखिए, फिर आगे हम बात करते ये भीड़ देख लो आप, हैं। ये मनसा मंदिर का है। हर की पौड़ी के ऊपर दर्शन की लोग में एक दूसरे पे मरने के लिए काबिल हो रहे हैं। बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, देखो ये बच्चे देखो आप, ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये बच्चे देखो, ये बच्चे देखो। हाँ, आए तो नहीं होंगे ना, हम जाएगा। भगदड़ के बाद ये दूसरा वीडियो अभी देखिए। क्या कर रहे थे? बाबा का चरणों का धूल है, तो उसे माथे में। ये देखिए, ये आए मैंने तो नहीं इसलिए होंगे। दिखाया है, क्षमा करेंगे वो वापस चला गया। ये जो वीडियो है, हाँ, ये जो वीडियो है, ये बाबा बागेश्वर के लिए कितने परेशान है। और कहा जा रहा है कि उनके गाड़ी जब निकली, टायर के नीचे जो धूल थी उसको लोगों ने माथे से लगाया, और क्या बोला, सुनिए जरा। क्या कर रहे थे? बाबा का चरणों का धूल है, तो उसे माथे में लगा रहे थे और घर में उनको छीटेंगे। तो बाबा जी तो जमीन पे पाँव ही नहीं रखे थे, वो तो उतरे ही नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं उतरे हैं करके, उतरे हैं बोल रहे हैं ना। हाँ, एक बार बाबा गाड़ी से भी आए हैं, तो वो धरती पावन हो गई हमारे लिए, इसीलिए हम उनको सिर में लगा रहे हैं। इतनी श्रद्धा है बाबा के सबके। कहाँ से? हम दौड़े दौड़े गए हैं बाबा के पीछे, हम लोग रायगढ़ से आए हैं। हाँ, कार्यक्रम से बारे में पता था, पेपर में मालूम था। पेपर में कब से आए? कितने समय से? हम सुबह 8 बजे से आए हैं। तो आप बाबा जी का दर्शन हुआ? दर्शन हुआ। हम लोग बाबा जी के पीछे पीछे दौड़े हैं और लगभग सामने से ही देखे हैं बाबा जी को। और क्या कहना चाह रहे हैं? बस हम तो चाहते हैं बाबा जी जल्दी से आए यहाँ दोबारा। बिलासपुर में एक बार और करेंगे बोल रहे हैं, क्या समागम कथा कराएंगे बोल रहे हैं। तो बाबा से यही प्रार्थना है, बागेश्वर बाबा से, कि एक बार और आ जाए, हम सभी दर्शकों को उनका आशीर्वाद। रायगढ़ से आए हैं, हमारे बाबा रायगढ़ में हमारे आए। नहीं, बहुत बढ़िया सुविधा था, बहुत अच्छा था, कोई कभी नहीं लगा। हाँ, बाबा नहीं पहुंच पाए, इतनी भीड़ थी इसलिए बाबा नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत बढ़िया था बस। तो ये देखिए, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, संभ्रांत घर की महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है वो अनपढ़ हैं, नहीं जानते हैं चीजों को, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। वहाँ बाबा को खास हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, बागेश्वर धाम भी हम लोग होके आए हैं। बस कुछ नहीं, कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मतलब हम सामने से मतलब सामने वैसे पूरे थे कि लग रहा था रियलिटी में, मतलब सामने ही है पूरा। मतलब बोलने के लिए अक्षरा सोलंकी, बोलने के लिए वैसे कुछ नहीं है, मतलब आए उतना सामने से देखे, वही बड़ी बात थी वो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं विश्वविख्यात। 3 महीने से वो ट्रम्प रोज फोन कर रहा है, रोज। मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, ये सच्ची बात बोल रहा हूं। पागल हो गया वो। नहीं होगा तो आगरा में भर्ती करवाना पड़ेगा। नहीं, उसके दिन आने वाले, जो मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। This is a regular. देखिए क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं सुनील जी कि 3 महीने से फोन कर रहे हैं ट्रम्प। ये यहाँ के एक मंत्री हैं, राज पुरोहित, क्या नाम है उनका? नाम सम पुरोहित नाम है, अभी मैं भूल गया अचानक। मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी 3 महीने से मोदी जी को फोन कर रहा है ट्रम्प, और ट्रम्प फोन नहीं उठा रहे हैं मोदी जी, है ना। और पागल पागल हो गया है ना। उसको ट्रम्प को पागल खाना भी भेज रहे हैं, आगरा भेज रहा है।
आगे सुनिए। High School in Shenzhen. ये In देखिए green 3 का एक spaces. स्कूल है। This is a science library. This is also a regular classroom equipped with high-definition screens and 5G. A modern and well-equipped biology laboratory. This is a robotics lab. ये चीन का The school सरकारी स्कूल है। also has a flight simulator for the new C919, an airplane 100% developed and manufactured in China. Students also come with an artificial intelligence laboratory. Also spaces dedicated to art, like a dance practicing hall, a music classroom, and a theater for performances and ceremonies. Physical activities is also a priority here, so spaces for sports and different disciplines can be found all around the school. This is also the cafeteria and the students' dormitories. So basically, this is the quality of some high schools in Shenzhen. ये हमारे यहाँ का स्कूल है, भारत का। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? ये करप्शन को लेकर के सवाल किया कि विश्व विश्व क्या नाम है उनका, हेमंता विश्व शर्मा जो है करप्ट थे कि नहीं थे। चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। हाँ, मोदी जी तमिलनाडु में। एक और वीडियो में दिखाता हूँ, देखिए ये है अरुण शौरी साहब, क्या बोल रहे हैं सुनिए। गुजरात पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन है जी, हाँ, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 21,000 crores went into the sea and not one teaspoon of oil and not one beaker of gas was discovered. Has anybody followed it? Where did money go? If nothing is followed, therefore nothing is printed, and therefore I say I am honest. तो ये हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन आज चूंकि भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं इसलिए हमने दिखा दिया ये कि 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए गुजरात में और एक चम्मच तेल नहीं निकला पेट्रोलियम के लिए। 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ये अरुण शौरी कह रहे हैं। अब एक और वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए। ये सब वीडियोज आज मैंने इसलिए दिखाया है कि इससे देश का एक जो आकलन कर सकते हैं और देश को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ जो है हमारा संविधान है, 75 साल आज़ादी को हुए, 75 साल से ज़्यादा हो गए, और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन चुके लगभग। वहाँ स्कूल में पानी टपक रहा है, मनसा मंदिर में भगदड़ होती है, लोग मारे जाते हैं। बागेश्वर बाबा के गाड़ी के टायर की धूल उठाने के लिए होड़ मची है पढ़ी लिखी महिलाओं में। वो अभाव में जी रही अनपढ़ महिलाएं नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और हमारे संविधान ने कितना काम किया है। फिर देखिए कि जिस तरीके से यहाँ प्रचारित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में बोल रहे हैं कि थर थर काँप रहे हैं लोग, और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बतला दिया कि किस तरीके से भारत पे अगर कोई हमला करेगा, उसकी संप्रभुता पे, उसकी सुरक्षा पे, तो किस तरह जवाब दिया जाएगा। और यहाँ चर्चा करने को तैयार नहीं है ऑपरेशन
सिंदूर को लेकर के, विजयोत्सव को लेकर के, है ना। हालांकि कल चर्चा करेंगे, देखिए क्या चर्चा होगी। अपने आप में पुरानी चर्चाएं भी हम लोगों ने देखी है, इसलिए समझ में आता है कहाँ चर्चा होगी। सुनील जी से उस पर बात करेंगे हम अभी। उसके अलावा जो है दिलचस्प ये है कि यहाँ के ट्रंप 28 में फिर बोल दिया है सुनील जी, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी सीज फायर करवाया है। और वहां कहा कि देखो यहाँ भी हमने जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, वैसे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीज फायर करवा दिया है। दूसरी तरफ इनके जो मंत्री है, पूर्व मंत्री है, बीजेपी नेता है महाराष्ट्र के, मुंबई में वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे पहले। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ट्रंप 3 महीने से फोन कर रहा है, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। इतना गप कहाँ से लाते हैं, और लोग बैठ करके सुन भी रहे होते हैं, है ना। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई मैसेज नहीं कर रहा। जो मंत्री रहा बिहार महाराष्ट्र में, जो मंत्री रहा बीजेपी गवर्नमेंट में, जो नेता है, अध्यक्ष रहा मुंबई का, वगैरह वगैरह बहुत तमाम चीजें हैं, वो जो है वो कह रहा है। कितना झूठ बोला जा रहा है ना। इसके कुछ पहले आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा कि ट्रंप ने कहा था कि आइए हम लोग साथ में लंच करेंगे, और हमने मना कर दिया। वो चले गए थे वहाँ, उड़ीसा चले गए थे, वो भी आपको याद होगा। तो इस तरह के से जो चीजें चल रही है, और करप्शन को लेकर के जो चीजें चल रही है, जो स्कूलों को लेकर के बातें हो रही है, तमाम बातें हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों का स्टारमर से जिस तरह से मोदी मिलते हैं, और स्टारमर गले नहीं मिल रहे हैं ठीक से, हाथ नहीं मिला रहे हैं ठीक से स्टारमर, मोदी जी परेशान है हाथ मिलाने को। क्या क्या तस्वीर पेश होती है सुनील जी, कुल मिलाकर के जो हमने वीडियो दिखाया, उससे कहाँ जाता हमारा देश दिखाई पड़ रहा है? धन्यवाद धनंजय जी। एक बात जो आपने महाराष्ट्र के मंत्री जी की बात आपने कही, और आपने कहा कि व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बाकायदे एक पूर्व मंत्री वो बयान दे रहे हैं। 4 घंटा पहले अमित मालवीय का एक एक्स पे एक ट्वीट आया उनका, और उस बात पे रिएक्शन दे रहे हैं कि जिसपे आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि जब पहलगांव की घटनाक्रम, पहलगांव के बाद जो सैन्य कार्रवाई की भारत ने, तो भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। याद है आपको, इस तरह का आरोप लगाया उन्होंने। कम से कम 10 पैराग्राफ का एक एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है अमित मालवीय ने, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको उन्होंने गिना न दिया हो। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है इन्होंने गिना दिया हो कि वो सब भारत के साथ खड़े थे। और बयान क्या दिया उन्होंने, कोट क्या किया कि उन्होंने ये साथ खड़े होने का क्या मतलब होता है। साथ खड़े होने का मतलब कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। आतंक के खिलाफ तो हर आदमी है, कौन कह सकता है कि हम आतंक के खिलाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को आप आतंकवादी मानने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिल रही है उसको आप रोकने के लिए तैयार हैं? जो एक बहुत ही नपातुला बयान होता है। और आप किसी ने कहा हो इन देशों का नाम लेकर के कि हम भारत ने जो कार्रवाई की है वो उसका अधिकार है, भारत ने जो कार्रवाई की हम उसका समर्थन करते हैं, वो तो किसी ने नहीं कहा। तो ये अमित मालवीय, और ये 4 घंटे पहले का लगभग पूरे एक पन्ने का इनका ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं, आपके दर्शकों को भी दिखा सकते हैं जी। अगर आपने कहा ना कि शब्द क्या कि व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन नहीं है, व्हाट्सएप पे ऐसे ही इंफॉर्मेशन घूम रही है, और बाकायदे उस पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं वो इस तरह का इंफॉर्मेशन घुमा रहे हैं कि हमने कितना पराक्रम कर दिया था। उसलिए कई बार खुद ही तारीफ में लगे हुए कि महान खुद ही तारीफ पे लगे हुए हैं। इसीलिए जब ये सरकार कहती है कि हम इतिहास को जो छुपाया गया वो हम बताना चाहते हैं, अरे तुम वर्तमान नहीं बताना चाहते हो, इतिहास क्या बताओगे? जो वर्तमान में हो रहा है उसकी सच्चाई तुम सामने लाइन नहीं लाने देने के लिए तैयार हो, उस पर कोई आप अधिकृत वक्तव्य देने के लिए नहीं तैयार। दूसरी आप ये मत उम्मीद कीजिए। और दूसरी चीज आपने कहा कि जो छतरपुर के महाराज हैं बागेश्वर धाम, आप ये सोचिए ना कि जिस देश में अगर कोई प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों से वैज्ञानिक तरीके से सोचने की अपील करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अगर वो अपने विद्यार्थियों से अपील करता है कि कांवड़ लेके जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ो लिखो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सरकारें संस्थागत रूप से इस अंधविश्वास को फैलाने में लगी हुई है।
और क्यों लगी और कैसे लगी हुई हैं? अगर आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो है विभिन्न जो मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उसको आप अपने अपनी उपलब्धि बताते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर बना दिया, विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर बना दिया। अरे ये सरकार का काम है कॉरिडोर बनाना। जो लोग उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, जो मंदिर से के साथ जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, ये उनका काम है, उनको करने दीजिए आप। और जो कर रहा है उसको फैसिलिटेट कीजिए। जो आपका काम है नगरीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना, आपात स्थितियों में लोगों को राहत पहुंचाना, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देना, उम्रदराज लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, आधारभूत संरचनाओं का विकास, ये आपका काम है। सरकार का काम ये होता है ना, एक पूरे देश को इस बात के लिए आश्वस्त करना कि नहीं सरकार है और आप हर तरह से सुरक्षित हैं। इस बात का डर किसी को ना हो कि आप जा रहे हैं और हमारी बात से असहमत होकर के लोग माफ लिंचिंग कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम अकेले न जाए, हमारे साथ और लोग हमारे समुदाय के, हमारे संप्रदाय के या हमको जानने वाले लोग हैं। किस तरह का समाज आपने बना दिया? तो ये कोशिश तो बाकायदे सरकारों की ओर से हो रही है कि आप अपनी सोच को एक धार्मिक सोच के इर्द गिर्द बना के रखें, उसको अपनी उपलब्धि मानिए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये समाज कहाँ जाएगा? सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो तार्किक सोच अपने नागरिकों में पैदा करें। सांप्रदायिक सोच पैदा करने के लिए सरकारें नहीं होती, संस्थाएं इस बात के लिए नहीं होती। तो अगर अभी पूरी की पूरी व्यवस्था चली आ रही है, पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, तो क्या पा जाएंगे? आपने क्या सुना कभी कि मध्य प्रदेश की सरकार वैज्ञानिक शोधों, आविष्कारों और खोजों के लिए कितना प्रयासरत है? आपने सोचा, आपने देखा कभी कि मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को कितने व्यापक और मजबूत बनाने के लिए तैयार है? कोई इतना बड़ा संस्थान खुल गया है जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग बढ़ गई है। क्या देखा है? तो आप क्या उम्मीद करते हैं इससे? भ्रष्टाचार की बात आप कर लीजिए। भ्रष्टाचार तो केवल इनके कहने के लिए है। भ्रष्टाचार का नारा लगा करके सत्ता में आ गए। एक उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया, ऐसे आरोप लगाए जिसको स्वयं सत्ता में आने के बाद उसको साबित नहीं कर पाए। अगर वही सरकार सत्ता में आती और वो आरोप सही साबित नहीं होते तो बातें कही जा सकती थी कि उस सरकार ने उन तथ्यों को उजागर नहीं होने दिया। लेकिन जब आरोप लग रहे थे उस समय अनेक सत्ता बदल गई, इस एनडीए की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई, तब तो साबित हो जाना चाहिए था कि कोल ब्लॉक आवंटन में कितना रुपया घोटाला था। ये सीएजी ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सही है, कितना गलत है। सीएजी मुकर गए, कहा कि नहीं हमसे गलती होगी और कुछ सुनने वाला नहीं। अरे हर गलती का प्रायश्चित होता है, हर गलती का दंड होते हैं। ये कहने से किसी का चल सकता है? कुछ नहीं, ठीक है। और आज जिन लोगों के आप सोचिए कि आपने बहुत पुराना वो क्लिप है जिसमें अमित शाह बोल रहे हैं कि हमको इस प्रश्न का जवाब नहीं देना है। किसको जवाब देना है? आप मंत्री हैं, आपने स्वयं आरोप लगाया हुआ है उनके खिलाफ, आप स्वयं उनको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। उन आरोपों को लेकर के कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो जवाब कौन देगा? ये कोई विज्ञापन तो छपा नहीं था हेमंत शर्मा को लेकर के। ये बीजेपी का आरोप था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है। आप सत्ता में आ गए तो उन आरोपों का हुआ क्या? आप उसके बाद आप देख लीजिए कि इन्होंने एनसीपी के किस तरह के आरोप लगाए, आपके अजीत दादा पवार पर कितने तरह के आरोप लगाए, और उन आरोपों के एक हफ्ते के भीतर वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या हुआ? उन आरोपों का क्या हुआ? जिन लोगों के खिलाफ इस सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगाए, किसी को किस परिणाम तक पहुंचाया? आप रॉबर्ट वाड्रा जब सुनिए रॉबर्ट वाड्रा कहानी शुरू हो जाती है। 2008 से मामला चला रहा है। चलिए मान लेते हैं कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ भी साबित नहीं होने दिया, कुछ भी परिणाम सामने नहीं आए, कोई जांच नहीं कराई। 2014 से तो आप हैं, जांच कराते कराते आप 2018 में आपने कहा कि
उसकी जांच आप पूरी करा रहे हैं, और 2025 में आकर के खत्म होते हुए 2025 में आप कह रहे हैं कि ठीक है आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। 8 साल लगता है इन चीजों में, 7 साल लगते हैं जांच कराने में, और आप दावा करते हैं कि आप भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। आज सोचिए कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ताजा रिपोर्ट में कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे? किसी भी रिपोर्ट पे कोई चर्चा कहीं कर रहा है? किसी भी रिपोर्ट को लेकर के कोई बहस हो रही है मीडिया में? कितना तहलका मचा हुआ था, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, इतने रुपए उतने रुपए के आरोप का भी सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। हम और आप कितने रिपोर्ट, हर 2 महीने के बाद एक रिपोर्ट दिखाई पड़ती थी, बाकायदे पढ़ते थे हम लोग कि इसमें हमारे मिली समाचार का पॉइंट क्या है। जब ये संसद में या विधानसभा में रिपोर्ट रखती थी, उसकी कॉपी हम लोग लेकर के आते थे पढ़ने के लिए। अब पता नहीं चलता कब सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कब एजी की रिपोर्ट आ गई, कोई जानकारी नहीं है किसी को। आ भी जा रही थी, उसका कोई चर्चा नहीं है। सवाल है सरकार की तरफ से कोई बोलने वाला, सरकार ये भी बोल दे कि ठीक है जो आरोप सीएजी ने कहा उसके हम जांच कराएंगे। नाम तो लीजिए आप सोचिए कि द्वारका से लेकर एक का हाईवे है, उसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, रेलवे के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, ये बाकायदे रिपोर्ट में है, कोई चर्चा नहीं है, कहीं से कोई बात नहीं करने जा रहा है। और अगर आप विपक्ष बोलता है तो उसका काम है बोलते रहना। अरे ठीक है, विपक्ष बोलता रहे, आप तो करते हुए दिखाई पड़िए। तो ये केवल और केवल पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए काम किए जा रहे हैं, और ऐसे में जब कोई काम अस्थायी और प्रभावी नहीं होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थितियां कैसी होंगी, हालात क्या होंगे और परिणाम क्या आएंगे। इसलिए ये सवाल मत पैदा कीजिए आप कि आखिर ट्रंप 3 महीने से मोदी जी को फोन कर रहा है और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। यह वक्तव्य अगर आप वहां से नहीं, बीजेपी के नेता नहीं देंगे तो क्या देंगे? किस तरह के वक्तव्य आप? जी मतलब हाथ है। अब जो है मैं आता हूँ, विनय भाई हमारे आ गए हैं, नमस्कार, स्वागत आपका। और तो करप्शन को लेकर के जो सुनील जी भी कह रहे थे और हम बात उसी से करना चाह रहे हैं। बिहार पे भी 70,000 करोड़ का आरोप लगाया है कैग ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपया मिसिंग है, और कहीं कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल सुनील जी ने कहा कि कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या होगी? एक सवाल, इसलिए मैंने पुराना वीडियो दिखाया कि वो पूछा उनसे प्रेस वालों ने अमित शाह जी से कि भैया हेमंता विश्व शर्मा के बारे में बोलिए, तो बोले कि अरे आपको ऐसे सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछने का तरीका है। और कुछ जवाब बोले, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। जिस करप्शन को लेकर के सत्ता में आए, उस करप्शन पे बात भी नहीं करना चाहते, और गीत गा रहे हैं कि देश में अमन चैन है, तमाम है। हमने चीन का एक स्कूल दिखाया, सरकारी स्कूल है चीन का, पता नहीं वहां देख के आए कि नहीं। केजरीवाल ने तो और बढ़िया स्कूल बनाते, कम से कम मॉडल स्कूल एक बना देते कि देखिए हमारे दिल्ली में राजधानी है, वहां एक ऐसा स्कूल है। सरकारी स्कूल चीन में इतना खूबसूरत है, और हमारे देश में स्कूल की छत गिरती है, बच्चे मर जाते हैं। स्कूल की छत ही नहीं है, स्कूल की दीवार ही नहीं है। बिहार में हमने वो भी वीडियो दिखाया कि पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और 2-4 बच्चे नहीं है, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और बिहार में अब पत्रकार लग गए हैं मंत्रियों के पीछे, वो कह रहे हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री को भी घेर लिया, मैं वो भी वीडियो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। शिक्षा मंत्री को घेर लिया, सुनील कुमार को, कि बताइए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। तो प्रेम कुमार जी को आपके इसी हल्ला गुल्ला से बिहार सरकार ने पत्रकारों का मानदेय बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन पत्रकारों का मानदेय बढ़ा दिया, कम से कम ये तो आपके प्रदेश में तो पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाता है, यूपी। नीतीश कुमार की तारीफ कीजिए कि कहा भैया जो मानदेय बढ़ा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि आपके हल्ला गुल्ला से असर हो गया, कम से कम वहां पैसा बढ़ गया। तो वो भी वीडियो दिखाएंगे। चुप्पी क्यों? ये 7,000 करोड़ पे चुप्पी क्यों है? 70,000 करोड़ सुनील जी, 70,000 सॉरी 70,000 करोड़ जी, 70,000 करोड़ का है कि उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा 70,000। और ये लिख रहे हैं हमारे सुरेंद्र तंवर जी कि बिहार में कि 70,000 करोड़ का गबन सीधे सीधे ट्रेजरी की चोरी है। लालू प्रसाद जी होते तो कभी जेल भेज गए होते। तो ये बताइए प्रफुल्ल भाई, कुल मिलाकर के जो समा बन रहा है कि एक तरफ करप्शन शीर्ष पे है, करप्शन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मीडिया में बात ही नहीं हो रही करप्शन पे, आम आदमी बात नहीं कर रहा है। आरएसएस वाले भी अब कहने लगे अरे करप्शन हटाया जा सकता है जी, हमारे आपके सबके भीतर हम चाहते हैं कि किसी तरह पैसा दे करके हो जाए, तो कैसे हटाइएगा? मोदी जी क्या आसमान से उतर के आए हैं? ऐसा भी लोग बोलने लगे हैं।
तो मोदी जी आसमान से नहीं उतर के आए तो कांग्रेसी सब आसमान से उतरे थे क्या? कांग्रेसी के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन हुआ, केजरीवाल पैदा हुए, मोदी जी पैदा हुए, पता नहीं कितने लोग पैदा हुए, और हालत ये है कि करप्शन पर आप बोलते नहीं हो। क्या आपको लगता है कि करप्शन खत्म हो गया? करप्शन कोई मुद्दा ही दिया, मोदी जी ने खत्म कर दिया, बोला करप्शन का नाम बदल देते हैं। जैसे इसका नाम बदल दिया, विजयोत्सव कर दिया, सीज फायर को विजयोत्सव नाम रख दिया। क्या ऐसा ही नामकरण है, या लगता है कि वाकई आपको भी लग रहा है कि करप्शन अब मुद्दा नहीं हो सकता? देखिए प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई, जिस सवाल का जवाब अमित शाह साहब नहीं दिया वो सवाल इन्होंने आपसे पूछ लिया। नहीं, चूंकि प्रफुल्ल भाई के पास कोई ये नहीं है, बैगेज नहीं है, उनको सत्ता नहीं चलाना है, उनको झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोलना? उनको सत्ता चलाना है तो झूठ बोले पोता भर भर के, भगवान के पास जाकर के झूठ बोले, आम आदमी के पास जाकर झूठ बोले, प्रेस के सामने झूठ बोले। प्रफुल्ल भाई को क्या चिंता है? उनको ना भगवान के पास जाकर झूठ बोलना है, भाई, उनको अपनी आत्मा के सामने जवाब देना है। धनंजय भाई, अगर सरकार कुछ विचार भी कर रही हो कि प्रफुल्ल जी को कुछ दिया जाए तो वो भी आप बंद करवा देंगे। प्रफुल्ल भाई लेना नहीं चाहेंगे, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। प्रफुल्ल भाई को ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए जो करप्शन से निकाला गया। क्या प्रफुल्ल भाई सही है ना? देखिए सर, सभी को नमस्कार। हालांकि उस समय में चाणक्य ने यह सुझाया था अपने अर्थशास्त्र में कि मछली कब पानी पी लेती है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए राज कर्मचारी जो होते हैं वो कब करप्शन कर लेते हैं इसका पता नहीं लगाया जा सकता। बस सावधानी बरतनी चाहिए कि मछली इतना पानी न पी ले कि मछली के लिए पानी में रहना ही मुश्किल हो जाए। सब पानी अगर मछली पी लेगी तो मछली जिंदा किस पर रहेगी? करप्शन वहां तक हो जाता है जहां, क्या आप कह रहे हैं कि शिक्षा में इतना अच्छा व्यवस्था है तो नहीं? हमने कहा एक सेकंड जी, आप बोलिए कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वो मछलियां हैं जो सब पानी पी लेती हैं और तालाब को सूखा कर देती हैं, फिर इन्हें इंतजार रहता है उस एक बगुले का जो आएगा इनको और बोलेगा कि हाँ चलो अब दूसरी जगह उड़ो, यानी कि अगला चुनाव, और ये उसका डंडा पकड़ के लटक जाते हैं और फिर किसी दूसरे तालाब में पहुंचने के पहले वो डंडा छूट जाता है और ये मारे जाते हैं, यानी ये चुनाव हार जाते हैं। तो ये करप्शन का खेला। देखिए करप्शन पैदा कैसे होता है? करप्शन पैदा होता है पूंजीवाद में मुनाफा के केंद्रीयकरण और लोकतंत्र में अधिकारों के विकेंद्रीकरण के पारस्परिक अंतर्विरोध और टकराव से पैदा होता है भ्रष्टाचार। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुनाफा के केंद्रीकरण जो पूंजीवाद का लक्षण है और नागरिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अंतर विरोध के बीच से करप्शन पैदा होता है। करप्शन का देखिए, किसी भी चीज को, व्यक्ति को या संस्था को जानने का एक तरीका ये है कि हम यह पता करें कि उसके पास धन कहां से आता है और कहां जाता है। अब किसी भी आदमी पर इसको आले की तरह इस्तेमाल कर दीजिए कि प्रफुल्ल जी के पास पैसा कहां से आता है और ये कहां खर्चा करते हैं, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। ऐसे संस्थाओं का भी है। तो इसका डेस्टिनेशन कहां है, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है करप्शन का? निश्चित रूप से इसका ये जो ड्रग्स है, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उसको ये करप्ट पैसा सपोर्ट करता है और बदले में उसका सपोर्ट लेता है। खतरनाक यहाँ है, ये बाबू थोड़ा बहुत घूस ले लिया, सिग्नल पर कुछ पैसा ले लिया मोटर व्हीकल के तहत, ये तो करप्शन है ही, जनता इससे परेशान है ही। लेकिन इन सबों को प्रश्रय मिलता है, ताकत मिलती है उस प्रवृत्ति से। बहरहाल देखिए, मैं आपसे ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन के मुद्दे हमने आज नहीं, उस जमाने में भी सुनील सर को तो जरूर, मैंने सभी को याद होगा, मुंद्रा कांड हुआ था जो चिथरा कांड के रूप में हुआ था, और बिहार में छोवा कांड हुआ था। श्री बाबू फिरोज गांधी ने उठाया था मुद्रा कांड को, फिरोज गांधी ने सामने लाया था। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो छोवा कांड हुआ था बिहार में, जिसके कृपलानी कमीशन जिस पर बैठा और नेहरू जी ने जिसको दबा दिया, जिस पर कृपलानी ने कहा कि तो इसका मतलब कृपलानी जी झूठ बोल रहे हैं,
आचार्य JB कृपलानी जो समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, और उन्होंने बिहार सरकार पर श्री बाबू थे यहाँ के मुख्यमंत्री। जो गन्ना पेराई होती है ना, उसमें जो छोआ बनता है तो उसका उससे शराब का मामला था। छोआ तो जो ये है वो शराब बनाने के काम बहुत जबरदस्त आता है। हाँ वही तो हाँ, बोल रहे हैं। जी जी जी। तो ये फिर हमने देखा कि राजीव गांधी के समय में सुनील सर के शहर से खड़े हुए थे। सुनील सर तो अपने आ जाएंगे अभी, लेकिन उनके शहर से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी खड़े हुए थे। उनके पॉकेट में बोफर्स का करप्शन था, ऐसे लहराते थे ये है लिस्ट। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, कई सरकारें आई गई और खुद राजीव गांधी भी चले गए। और वो कैसे चला था, आज एनराम है, उनसे वो बताने के लिए काफी है कि कैसे वो चला था और कैसे वो बोफर्स का मामला राजीव गांधी जी के दफ्तर से कैसे वो अधिक इसको कहते हैं कि ब्लो कर गया था या उसका फ्लो कर गया था, जो भी हुआ हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन होता नहीं है, करप्शन होता है, जरूर होता है, लेकिन उसको साबित करना मुश्किल होता है। और ये जो मुद्दा है ये कभी भी मुद्दा नहीं बनने देंगे करप्शन को राजनीति में और लोकतांत्रिक राजनीति में, क्योंकि करप्शन ही तो वह ग्रीस मोबिल है जो मिस्त्री के बदन में उसके कपड़े पर हम आप जब उसको पहनते हैं तो हमारे बदन पर वह गंदगी की तरह लगता है। मोबिल मोबिल समझते हैं, लेकिन मशीन में ये जरूरी है, जो मिस्त्री उसको फिट करता है, लगाता है, उसको लुब्रिकेटर कर लीजिए, अंग्रेजी में शब्द उसके है। अलावा मतलब बताऊं, जो जला हुआ मोबिल होता है ना, वो भी बिकता है हमारे यहाँ, और उसका हाँ भी बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल। होता है, अलग इस्तेमाल है उसका। हाँ हाँ। तो सवाल ये है कि आप रोटी बनाते होंगे घर में, सुनील सर तो हमको नहीं लगता कि बनाते होंगे, लेकिन विनय सर को बनाना पड़ता होगा। क्या सुनील जी रोटी नहीं खाते हैं? नहीं नहीं, बनाते नहीं, ये भात खाने वाले आदमी। ये रोटी से खेलते हैं। नहीं नहीं, वो खेल खाल की बात नहीं है। ऐसे मैं हूं, मैं भात खा लेना पसंद करूंगा, रोटी कौन बेले यार। जो भी हो, मैं ये कह रहा था कि रोटी जो हम लोग बेलते हैं ना, तो उसमें जो सूखा आटा को सानते हैं, पहले रोटी बनाने के आटा को सानना होगा, गीला करना होगा, लेकिन जब बेलने जाएंगे तो सूखा आटा चाहिए। अब अगर सारा आटा गीला कर लिया तो रोटी ना बेल पाइए। तो जो सूखा आटा उसको बोलते हैं परेथन, ये बोलते हैं। तो परेथन इसलिए बोलते हैं कि वो पृथक करता है। आप जानेंगे कि पृथ्वी मतलब पूरी दुनिया, पूरी धरती नहीं होती थी। पृथ्वी का अर्थ शुरू में वह भूभाग होता था जिसे किसानी के लिए, खेती के लिए या किसी खास प्रयोजन के लिए अलग कर दिया जाता था, वही पृथ्व्यांग होता था। उसी को पृथ्वी बोलते थे, जो पृथक कर लिया जाता था। बाद में इसका अर्थ विस्तार आया भाषा विज्ञान का, वो मामला है। उसी से पार्थ बनाया, जो खेत का मालिक है, जो उत्पादन के संसाधन का मालिक है, और उस विशेषण पार्थ बन गया, जो सबसे अलग भी है और जो अलग किया हुआ है उसके स्वामित्व का दायित्व उस पर है। 12। तो ये जो परेथन होता है, ये भ्रष्टाचार उस तरह से आता है, एक लुब्रिकेंट की तरह आता है। एक उसके नाना रूप हैं, लेकिन अगर आपने किलो भर आटा साना है और 5 किलो आटा आपने परेथन के लिए दबा लिया है तो मुश्किल है। अगर आप पेट्रोल से ज्यादा आपने उसमें, ईंधन से ज्यादा, मशीन से ज्यादा आपने मोबिल का पैसा खा लिया है तो करप्शन है। जो करेगा उसको थोड़ा बहुत गंदा लगेगा और दाग ढूंढते रह जाओगे। दाग किसी को मिलता नहीं है। जब हम और आप सत्ता से बाहर जो लोग रहते हैं उनको भीतर में दाग ही दाग नजर आता है, और जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं उनको लगता है कि दाग कहाँ है। नहीं, ये तो एक और विज्ञापन आया था, आया था कि दाग भी अच्छे हैं। हाँ हाँ, तो ये तो डिठौना है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी तो लालू यादव के खास संदर्भ में दागी मंत्री, दागी नेता, दागी बात करते थे। आपको याद है कि पिछले दिनों अंतिम बार आपने ये दागी शब्द राजनीति में कब सुना था? मुझे तो याद नहीं है। तो इससे भ्रष्टाचार को उस ढंग से सीधे मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनता है। जनता के अधिकार का मामला कीजिए कि हमारा हक क्या हुआ।
आपने जो किया सो किया, हमारा हक बताइए, हमको क्या मिला। आप बहुत ईमानदार रहेंगे और आपके राज में हम भूखे मरेंगे, आपकी ईमानदारी का हम क्या करें। न उसे पहन सकते हैं, न उसे लगा सकते हैं बदन में, न खा सकते हैं, उस ईमानदारी का हम क्या करें। उस समय में कहा था जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने, जो उसका डिस्कंटेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो था, उसकी किताब थी, सर जरूर पढ़े होंगे सर लोग, बराबर महत्वपूर्ण किताब पढ़ते रहते हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की किताब थी डिस्कंटेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और क्या उसमें बड़ा लंबा चौड़ा नाम था। अंग्रेजी में पहले मोटा नाम लिखता है, फिर छोटा छोटा पतला नाम लिखता है, डिस्कंटेंट्स समझ लीजिए। तो वो बड़े आदमी थे भाई, वर्ल्ड बैंक के थे। तो उन्होंने तो यही कहा था कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेबराइजेशन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का घूसीकरण है, इसमें घूस दीजिए काम चलाइए, इस घूस लीजिए घूस दीजिए। आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, आप भी नीचे वाले को एक झापड़ लगा दीजिए। उससे प्रतिशोध मत लीजिए जिसने आपको ट्रेन से धक्का दे दिया था, प्रतिशोध उससे लीजिए जो प्लेटफॉर्म पर बैठ के केला बेच रहा है। आप भी उसको एक लात मार के पटरी पर गिरा दीजिए और केला की दुकान पर आप बैठ जाएगी। ये सिखाता है ग्लोबलाइजेशन। ये घुसीकरण तो इसमें है नहीं, लेकिन प्रफुल्ल भाई आप जो करें ग्लोबलाइजेशन तो लेकर के आए, उसमें मनमोहन सिंह का बड़ा रोल रहा और वही बल्कि सूत्रधार और सब कुछ रहे। लेकिन मोदी जी तो लाना चाह रहे हैं वो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में भी क्या ऐसा नहीं है कि केला वाले को लात मार करके गिरा दो पटरी पे और केला का मालिक खुद बन बैठ जाओ? नहीं, भारतीय संस्कृति में तो जो होता है भगवान करते हैं, मोदी जी तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, ये परफेक्ट बात है। इस देश को भिखमंगा हो जाना था तो मोदी जी क्या करते? क्या केकई का कोई दोष नहीं है, दोष मंथरा। ये तो सरस्वती थी जिसकी आप दिन रात पूजा करते हैं, उसकी जीवा पर आकर बैठ गई। केकई क्या करती? और इतना तो मोदी जी पूजा पाठ कर रहे हैं, केदारनाथ का गुफा में बैठे, वहां कन्याकुमारी में। अब क्या चाहते हैं, मतलब वो गद्दी छोड़ करके वहीं बैठ जाए परमानेंटली? अब नहीं, उसे नहीं होगा ना। तो भगवान आज भी तमिलनाडु जाकर के भोले बाबा से आशीर्वाद मांगा है देश की समृद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा आजकल राहुल गांधी पर बहुत ये है, मेहरबान बने हुए हैं। और भोले बाबा का तो चरित्र, विष्णु ने तो, राम ने बहुत युद्ध लड़ा, कृष्ण ने भी युद्ध में अच्छी भूमिका निभाई, कई युद्ध लड़े। भोले बाबा तो युद्ध लड़ते नहीं थे, हथियार दे देते थे। तो सर सबसे आसान वही थे पटियाने के लिए। आप सही है गलत है कुछ भी नहीं, आप उनको पटिया लीजिए, वो आपके साथ चल पड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो कृष्ण से भी लड़ाई कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो किसी से लड़ाई कर लेंगे। सुनील सर जरा ध्यान सुनिएगा, आप ऊंची जगहों पर जाते हैं, बिना सर भी तो जाते रहते हैं। एक विज्ञापन आ रहा, मैं विज्ञापन ने डेबू टैप का कुछ भार, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एक प्रसिद्ध नाम नहीं लूंगा, स्त्री एंकरानी है, वो बताती है कि जहां रक्त पड़ता है वही तीर्थ बन जाता है, और फिर रक्त बीज बनकर प्रकट होता है, अपने जैसों को प्रकट कर देता है। बड़ा लय में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है कि रक्त बीज राक्षसों का हुआ था, उससे बुरी शक्तियां निकलती हैं। सैनिकों के खून गिरने से जमीन पर रक्त बीज की तरह सैनिक नहीं उठ खड़े होते हैं। लेकिन चल रहा है भारतीय संस्कृति है वो। फुल सर, जब ये मतलब मीडिया में जब लोगों को बहाल किया जाता है ना, तो उनको कल्चरल पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या होता है, एक हमारे ऑफिस में एक सज्जन बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि आपको पता ही नहीं है कि जो है वो क्या उसको बोलते हैं, जब मातम मनाते हैं हसन हुसैन का, जो ताजिया जो निकलता मुहर्रम, तो लोगों को पता ही नहीं रहता है, बहुत सारे पत्रकारों को, कि मुहर्रम शोक का अवसर है। तो उसमें उनको यही पता है कि एक फेस्टिवल है, तो लिख देते हैं धूमधाम से मुहर्रम मनाएंगे, और मुहर्रम की बधाई भी दे देते हैं। हाँ, मुहर्रम की बधाई दे देते हैं। नहीं तो उसमें भी दो है, इससे तो लड़ाई होता है सिया सुन्नी में। एक नहीं, वो तो गाली वाला, वो तो तबर्रा वाला तो एक है ही, वो तो स्पेसिफिक हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जरा उसको सर, सुनील सर आपको याद आ रहा है, वो देखे हैं कि नहीं देखे टीवी पर?
तो देख लीजिएगा, वो बोलते हैं पैर पटक के पीछे भारत के सैनिक हैं, और इंद्राणी बोलती हैं कि ये रक्त जहां गिर जाता है तीर्थ वहीं बन जाता है, और फिर उसी से उनके जैसे ही रक्त बीज की तरह हो जा। अरे ये क्या, अच्छा ये लोग अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, इनको कोई कल्चरल एडिटर कोई स्लोगन बना के देता है, उनको बस प्ले करना होता है, क्या पता पीछे से साउंड भी आ रहा हो। तकनीक आजकल तो इमर्सिव मीडिया है ना सर, हम लोग उस पर बात नहीं करते, हम लोग तो बात कर रहे हैं मीडिया है। एआई ने तो और भी काम आसान कर दिया है ना सर। इन्होंने कहा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा हुआ, उन्होंने कहा कि सूखी धरती जो मिट्टी ऊपर में है उसमें कुछ नहीं दिखता है, दिखता एकदम नीरस है। राजा को चाहिए कि उसके अंदर में पाइप धंसा है, कुआं, उन्होंने कुआं का बिंब दिया है कि उसको खोदता चला जाए, नीचे उसमें रस ही रस भरा हुआ है। यानी गरीब जनता की आत्मा पर को आप धंसाते जाइए, उसी से पैसा मिलेगा। जो सूखी चमड़ी है उसी में सौंदर्य का लावण्य उसी के रक्त से आएगा। तो ये तो वो सिद्धांत है ना, धरती को सूखी देखकर छोड़ने वाले नहीं है, ये धरती बेचारी बहुत सूखी है। तो भ्रष्टाचार, जो देखिए भ्रष्टाचार जरूरी भी है। मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर बोलता है लाइन से आइए देखिए, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गया है, डॉक्टर लाइन तोड़ देता है। सवाल यह है कि आप सिस्टम को क्यों तोड़ते हैं। उस दिन मैंने एक चैनल पर कहा था, कांग्रेसी जमाने में लिखा जाता था सर, जो लोग बाबू रहे हैं दफ्तर में जानते हैं, तो साहब लिखते थे नॉट अप्रूव्ड, वो लिखते थे कि नॉट अप्रूव्ड, और फिर उसमें लगा देते थे नोट अप्रूव्ड, ई लगा दिए तो नोट अप्रूव्ड हो गया। प्रफुल्ल भाई, आपने जो उदाहरण दिया कि डॉक्टर जो है लाइन तोड़ देता है और इमरजेंसी वाले को बुला लेता है। एक मिनट, आपने जो कहा वो लाइन इसलिए नहीं तोड़ता कि करप्शन है, वो विवेक है कि नहीं इससे जरूरी, ज्यादा जरूरी है उसको देखा जाना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह विवेक जब पैसे के लिए काम करने लगता है ना, तो करप्शन है। हाँ, तो वही है ना। तो ये जो थीन अंतर है, वो पैसे के लिए किया या जरूरी था, ये तो जिसका विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार के माने दुष्परिणाम, उसके गलत जितना भी अपराध और भ्रष्टाचार हुआ है सब विवेकाधिकार के कारण हुआ है। खैर, एक वीडियो देखिए बिहार में, देखिए ये जो हिम्मत कर रहा है पत्रकार, ये बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, ये आईपीएस ऑफिसर रहे, आप लोग जानते होंगे। आईपीएस ऑफिसर साहब इस्तीफा दे करके, या कहिए उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के मंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने इनको मंत्री बनाया। देखिए क्या शिक्षा मंत्री जी, एक सवाल रहेगा मेरा, आप जवाब दीजिए हमको कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा में इतना अच्छा व्यवस्था है, तो नहीं, हमने कहा और अधिक सुधार। अच्छा, आप बताइए ना कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री के बेटे विधायक क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके बारे में सभी को बैठ करके सामूहिक रूप से सोचना पड़ेगा कि उस स्तर का सब जगह। तो आप शिक्षा मंत्री की शुरुआत आप क्यों नहीं करते? आप अपने बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं कराते सरकारी विद्यालय में? बड़े हो गए सर। देखिए ये शिक्षा मंत्री है, इस पर जो है वो जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर जो देखिए निकल चुके हैं ये, जब हमने सवाल किया कि आखिर क्यों चला दिया आप लोग इतना जल्दी, धक्का दे के बताइए। अरे हम आप ही लोग के लिए सवाल कर रहे हैं, आप कि हम लोग देखो ला रहे हैं। तो ये देखिए कि कहाँ गए। हाँ विनय भाई, तो आप जो कह रहे हैं, हम तो कोई साहस नहीं कर रहे हैं। लोग तो सड़क पे माइक लेके खड़े हैं, माइक हटा देता है, मैंने वो भी वीडियो देखी है, माइक हटा देता है, यूपीए लगा देता है, वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है पत्रकार, लेकिन लड़ता रहता है। उसको, पत्रकार को पता है कि हम जो है अगर ये न दिखाएं, उसके बढ़िया पैसा ले ले तो हमारा ज्यादा जीवन सुखद हो जाए। लेकिन वही है जो है विवेकवा, जो है विकसवा हर जगह बनने को तैयार होता नहीं है। विवेकवा जो है कई जगह विकसवा नहीं बनता है, विवेक ही बना रहता है। और विवेक जो है बहुत मैं कई बार मैं बहुत चिढ़ता हूँ विनय भाई, ये आईएएस ऑफिसरों से, यूपीएससी करके जो आते हैं, कहते हैं कि देश का बेस्ट टैलेंट जो है यूपीएससी करता है ना। देश में जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बहुत मेहनती है, वो यूपीएससी करता है। लेकिन उस यूपीएससी में जो चुन के आते हैं, इतने गटर में गिरे हुए हैं कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम नहीं लड़ पा रहे हो और तुम कहते हो कि गरीब आदमी जो 5 किलो अनाज के लिए दौड़ रहा है उसको दौड़ाते हो। तुम मंत्री को दौड़ाने की हैसियत नहीं रखते हो, मंत्री के लिए पीकदान पकड़ लेते हो। ये बेगैरत, इतनी जो है विवेकहीनता जो है पढ़े लिखे में आ जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि अनपढ़ हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं वो भागते हैं उनकी तरफ, मंदिर मस्जिद करते हैं, अनपढ़ हैं जो अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ये क्यों ऐसा है?
विनय भाई? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हमारे देश में है मौजूदा दौर में, क्या आपको लगता है कि ये झूठ बोलना जो है वाकई सत्ता तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है? ये तो बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा कि क्या झूठ बोलना वाकई सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। थोड़े देर के लिए लगता है, क्योंकि इसमें जो मूल बात है ना, वो ये मूल बात है कि क्या आप झूठ बोल करके जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं और लंबे समय तक कायम रख सकते हैं। तो मेरा जवाब इसका नाम है कि आप विश्वास तो हासिल कर सकते हैं पर लंबे समय तक नहीं कर सकते, वो आपको झूठ खुल जाएगा। पर जो सत्ता वर्ग जो है, सत्ताधारी वर्ग है, उसको इस बात का भरोसा नहीं है। वो होता दरअसल ये है कि जो समाज की जो खाइयां हैं, जो कमजोरियां हैं और जो अज्ञानता है, उसका इस्तेमाल करके उनको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है। उनकी जो फेल्ट नीड है उसको ये करके उनको भरोसा दिलाया जाता है कि जो एक ढंग से छल किया जाता है। तो ये तात्कालिक रूप से सफल हो जाते हैं और इसके तमाम उदाहरण है हमारे सामने। जी बोलिए ना। देखिए बड़ा अच्छी बात लिख रहे हैं, इसलिए मैंने लगाया है कि सामने वाला संघ ही इतना नुकसान नहीं करता जितना छुपा हुआ। सामने वाला संघ इतना नुकसान नहीं करता जितना छुपा हुआ। कुर्सी वाल पीके हो या जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी में छुपे हुए देश के इन गद्दारों से बचाना था फ्री मीडिया को, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत करेक्ट बात लिख रहे हैं जी। नहीं, वो तो सही बात है ना कि मतलब जो एक जो बोलते हैं स्पेनिश बुल फाइट में एक कहावत है कि जो सबसे खतरनाक बुल फाइट वो होती है जो अनट्रेंड बुल के साथ आप जब फाइट करते हैं। जो ट्रेंड बुल होता है उसके साथ लड़ना आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बुल कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपको उसका डिफेंस पता होता है। लेकिन जो अनट्रेंड बुल होता है वो कब क्या मूव लेगा आपको नहीं पता होता, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसी जो है अनटेम्ड जो चीजें जो है वो बड़ी खतरनाक है। तो ये लंबी जाएगी, इसका हम लोग जो है असल इसका ये है कि जो समाज में जब तक ये जो नॉलेज गैप रहेगा और जो खाइयां हैं, इसका एक्सप्लॉयटेशन जो है राजनीतिक वर्ग करता रहा है। और जब आपके सामने चॉइस नहीं रहेगी, जो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा राजनीतिक तंत्र जो है वो आपके विकल्प को बहुत सीमित कर दे रहा है। तो पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, नेता जो है वो तमाम तरह से जो कॉर्पोरेट जो है वो पार्टियों पर नियंत्रण कर लिए हैं। नेता जो नीचे स्तर पर जब चुनाव लड़ने जाते हैं वो समाज के साथ होते हैं, पर जब जीत करके आते हैं तो पार्टी का शिकंजा इतना उनके ऊपर कसा होता है कि वो समाज की बात नहीं करके जो है पार्टी की बात करते हैं। तमाम और पार्टियों पर जिस तरह से कॉर्पोरेट का जो दबाव है वो बहुत खतरनाक है। तो ये हमारे लिए जो व्यवस्था के लिए जो मैंने गरीबी की एक परिभाषा जो है ना वो चॉइसलेसनेस दी है। तो लगातार जो है हमको चॉइसलेसनेस कर देते हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं होता। अब इस पार्टी के समर्थक है आप, तो उनके जो बड़े नेता ने जिसको भी टिकट दे दिया है, चाहे वो कितने भी घटिया है, वो आपकी राय नहीं ली गई है उनको चुनने में। वो जो नेताजी हैं उनकी सुविधा है, वो उसको आपके ऊपर उन्होंने लाद दिया। और धन्यवाद आपका विनय भाई, धन्यवाद आपका। और सुनील शुक्ल जी, आपका ही बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरा लगता चले जाइए, छोड़ कर कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ घर जाकर के कि आओ देखो चैनल, और मैं अपने लिए करता हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं चैनल नहीं कर रहा, मैं जहाँ बैठता हूँ वैसे ही गप करता हूँ। इसलिए मैंने चौपाल नाम रखा है इसका। चौपाल जो है, चौपाल का मतलब ही होता है कि हंसे भी क्या करें, रोते हुए बैठे यहाँ पे। त्यागी जी, आप रोते रहते हो दिन भर बैठ करके। आर राठौर कह रहे हैं कि क्या भाई, क्या हम सब जान लोगे क्या? इतने अच्छे गाने सुनाकर जवानी याद आ जाती। कोई गीत सुना रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर सुबह 10:30 बजे, और फिर अगले संडे को 5 बजे।